इस बात का शाहिद है कि इस 52 साल के तवील अरसे में हर अहद की नौजवान नस्ल ने उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। वो शख्सियत जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि इस पाक सरजमीन के जर्रे जर्रे की अना का मान रखा। आपकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा चेयरमैन PITV साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले डॉक्टर जैदी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस मुल्क की फ्यूचर के सामने अपना प्रोग्राम रखने का, इनसे बातचीत करने का, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर अरसलान आपका भी कि आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया आज इवेंट। थोड़ा आप आराम से बैठ जाएं ताकि आप मेरी बात सुन सकें, क्योंकि आप आदी नहीं हैं ऐसी बातें सुनने के लिए जो आज मैं आपके सामने करूंगा। पहले तो मैं टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाऊं। जिस तरह अभी डॉक्टर इस्लान ने बात की, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, और बदकिस्मती से हमने जिधर इंसेंटिवाइज करना था अपने मुल्क को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी IT की इंडस्ट्री को, अपने यूथ को, उनको टेक्निकल स्किल्स दिलवाने थे IT के, बदकिस्मती से हमने 20 साल ज़ाया किए। हिंदुस्तान इन 20 सालों के अंदर, 20 साल पहले हिंदुस्तान की IT एक्सपोर्ट 1 अरब थी, आज उनकी 140 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो अब जरा मैं आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स और हमारे ज़माने में एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं 32 अरब डॉलर की। 32 अरब डॉलर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की। और जब आप इसको ये देखें कि हिंदुस्तान की सिर्फ IT की एक्सपोर्ट 140 अरब है, सो ये सोच लें कि हमने ये जो 20 साल इतने ज़ाया किए, इसमें अगर हम जो हमने अभी स्टेप्स लिए थे अपनी IT एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, तो हमारा पहला दूसरे साल में हमारी 35% एक्सपोर्ट बढ़ी, तीसरे साल में 45%, और जो आखिरी साल था उसमें 75% हमारी IT एक्सपोर्ट्स बढ़ी। हमने इंसेंटिवाइज किया, हमने स्पेशल IT जोन्स शुरू की जिसके अंदर टैक्स इंसेंटिव्स दिए। मैं ये इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपसे और भी बातें करनी है। मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा आपको IT के अंदर इंटरेस्ट नहीं है जितना होना चाहिए। फ्यूचर IT है, टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है। अभी इसने अरसलान ने आपको कहा कि एक छोटी सी IT कंपनी ने 20 अरब डॉलर की अपनी IT की कंपनी बेची है। छोटी सी कंपनी। IT के अंदर 30 साल की कम से नौजवान अपनी कंपनीज बनाते हैं और बिलियनर्स बन जाते हैं। तो ये दुनिया इस तरफ जा रही है, और हमारी अब पूरी कोशिश थी हमारी गवर्नमेंट की, और इंशाल्लाह जब भी आगे आएगी, कि हमारा पूरा ही एम्फेसिस स्टार्टअप्स को, कैसे हमने IT स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज करना है, उनके लिए ज़ीरो टैक्सेशन, हमारी IT कंपनीज के लिए ज़ीरो टैक्सेशन, हमारा जो फ्रीलांसर्स हैं उनको 100% हमने कैपिटल गेन्स टैक्स माफ़ कर देना है ताकि वो काम करें, इंसेंटिवाइज हो।
लेकिन मैं क्योंकि बड़ी देर के बाद गवर्नमेंट कॉलेज आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अब आप गौर से मेरी बातें सुने, क्योंकि इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है? इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? दो बहुत बड़े फ़र्क हैं। मैं पहले तो एक एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले एक बात कही। ये गवर्नमेंट कॉलेज गौर से मेरी बात सुनना। 2500 साल पहले उसने बात की कि अगर एक माशरे में जुल्म और नाइंसाफी है, अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफी है, सारे माशरे के लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे, आवाज बुलंद करेंगे, यानी सियासत में आएंगे उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन दो तबके जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करेंगे। नंबर वन जो बुज़दिल हैं, जो डरते हैं कि हम ये ताकतवर जालिम के सामने खड़े होंगे तो वो हमारे पर जुल्म करेगा। कूफा के लोग, उनको पता था कि हजरत इमाम हुसैन सच पे खड़े हैं, उनको पता था वो राय हक पे है, लेकिन कूफा के लोगों ने यजीद के जुल्म से डर के हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की। और इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी जो सानिया था, वो होने दिया और हमेशा पछताए। तो एक तो बुज़दिल जुल्म का मुकाबला नहीं करते, और दूसरे खुद गर्ज। अगर मैं समझ रहा हूं मेरी जिंदगी बड़ी आसान है, मेरे पे सब कुछ है और मेरे माशरे पे जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं कहूं कि मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, मेरी जिंदगी आसान है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान की एलीट का है कि हमारी एलीट, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, आसान जिंदगी है, नौकर हैं। आप इंग्लैंड, यूरोप, वहां जाके काम करें, नौकर नहीं, नौकर को यह शायद ही कोई अफोर्ड कर सकता है। यह आसान जिंदगी है, तो वो सोचते हैं कि हम क्यों जालिम का मुकाबला करें, और इस तरह एक माशरा गुलाम बन जाता है। जुल्म के गुलाम बन जाते हैं, खौफ के गुलाम बन जाते हैं। और जो एक मुसलमान दावा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, ये जो खौफ का खुदा है, ये जो बुत है, ये सबसे खौफनाक बुत है। इसके सामने जब एक इंसान झुकता है, मेरी नजर में वो शिर्क करता है। जब वो जुल्म के सामने अपनी आवाज बुलंद नहीं करता, तो इसीलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर जहाद फर्ज किया है। जहाद क्या है? जुल्म का मुकाबला करना, नाइंसाफी के सामने खड़े होना। जब आप जहाद मतलब जुल्म के सामने खड़े होते हैं, जुल्म खत्म कर देते हैं। अब यहां क्या हुआ पाकिस्तान में? एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू, वो पाकिस्तानी के एम्बेसडर असद मजीद, ज़बरदस्त एम्बेसडर हमारा वाशिंगटन में, उसको बुलाता है, उनसे मीटिंग करता है। 7 मार्च को उससे मीटिंग करके कहता है कि अगर आपने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से ना हटाया तो पाकिस्तान को बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए। अगर आपने इसको हटा दिया, और कहने का मतलब ये था कि अगर आप चेरी ब्लॉसम को ले आएंगे, यानी जिसकी स्पेशलिटी है बूट पॉलिश करना, तो फिर क्या हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे? ये है वो साइफर जो हमारा एम्बेसडर भेजता है
फॉरेन ऑफिस को मुझे आता है, मैं वो देखता हूं। अब ये जरा गवर्नमेंट कॉलेज, आप एक मुल्क के माशाल्लाह उन छोटे से तबके के लोग जिनको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, तो जरा आप ये सुने कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसको एक एम्बेसडर जो उसके नीचे काम कर रहा है, एम्बेसडर से आता है कि जी वो डोनाल्ड लू एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब एम्बेसडर ने तो नहीं हटाना था, वो तो मेरे नीचे है। किसको पैगाम दे रहा था? मैं जरा गवर्नमेंट कॉलेज के सियासी शोर पूछना चाहता हूं, किसको पैगाम दे रहा था? समझ गया हूं, माशाल्लाह। पहला टेस्ट, पहला इम्तिहान पास कर गए हो आप। अच्छा, उसके बाद सुने जरा, 7 को, एक मिनट सुने 7 को, वो बाद में आएगा, बाद में पहले मैं जरा ये डील कर लूं। पहले 7 को वो ये धमकी देता है, 8 को, अच्छा वो धमकी ये देता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होगा नेशनल असेंबली में और इमरान खान को हारना है, आपने हराना है। और फिर से फॉरेन ऑफिस के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, तो ये किसको कह रहा है? वो आपने ठीक कह दिया, आपने ठीक कहा। अच्छा, उसके बाद अगले दिन नेशनल असेंबली में टेबल हो जाता है, और उसके बाद हमारे कोई 20 लोटे बनने शुरू हो जाते हैं। 20-25 करोड़ रुपया से उनके जमीर खरीदे जाते हैं। और फिर हमारे जो इत्तेहादी, वो बारी बारी जाना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले अमेरिकन एम्बेसी उन लोगों को जो हमारे लोटे होते हैं, उनमें से जो चंद बड़े लोटे हैं, उनको बनाना शुरू कर देते हैं। मैं आज देखें कि आपकी फ्यूचर है, आप फ्यूचर लीडर्स हैं। आपको समझना चाहिए कि कोई भी कौम जो इस तरह की गुलामी करती है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आपका जो यह सबसे जो स्टूडेंट इस गवर्नमेंट कॉलेज से निकला, जो मेरे नजरियाती रोल मॉडल, जो शायद ही मुसलमान दुनिया में 500 साल में इस तरह का एक ज़हन आया था, इंटेलेक्चुअल आया था, डॉक्टर इलामा इकबाल। उनकी अगर आप फलसफा और शायरी पढ़ें, उसकी बुनियाद क्या है? वो एक गुलाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि गुलाम की कोई परवाज नहीं होती। इकबाल का शाहीन तो वो बनता है जो अपनी जमीन की जंजीरें तोड़ देता है। जब तक आप गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे, इकबाल का शाहीन नहीं बन सकते, अब बड़े काम नहीं कर सकते। आपकी परवाज दूसरे इंसानों से ऊपर नहीं जा सकती। और एक मुझे जो मौलाना रूमी की बात मैं हमेशा अपने नौजवानों को बताता हूं, मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो चूंटियों की तरह जमीन पे क्यों रेंग रहे हो? इन अदर वर्ड्स, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा इंसान के सामने झुको, और जब वो नहीं झुका शैतान, तो अल्लाह ने शैतान को कहा कि तुम्हें भी नहीं पता
कि मैंने कितनी सलाहियत दी है इंसान में। कहने का मकसद यह है कि हम सबको अल्लाह ने पर दिए हुए हैं। हमारी परवाज ऊपर जा ही नहीं सकती जब तक हम आज़ाद नहीं होते। और आज़ादी, जो मैं हकीकी आज़ादी की बात करता हूं, एक तो अंग्रेज़ की गुलामी थी, उससे तो कुर्बानियां दे के और हमारे ग्रेट लीडर कायद आज़म ने निकाल दिया। लेकिन अभी दूसरी गुलामी है जिसे न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं। आपको फतह किए बगैर आपको गुलाम बना देते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, आपको हुक्म दिया जाता है। इस इंपोर्टेड हुकूमत को हुक्म दिया जाता है कि रूस से तेल नहीं लेना। हिंदुस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ था, वो 40% कम कीमत पे रूस से तेल ले रहा है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, उसके बावजूद तेल ले रहा है। हमें गुलामों को, इन गुलामों को, मैंने तो उसे निगोशिएट कराया था। ये हमाद मेरा पेट्रोलियम मिनिस्टर था, हम तो रूस जाके निगोशिएट कर रहे थे कि सस्ता तेल भी लेंगे, सस्ती गंदम भी लेंगे रूस से। तो जैसे ही ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई, और मैं ये गवर्नमेंट को ये सुन लो जरा, यही नहीं कि सिर्फ साजिश के तहत एक बैरून मुल्क ने हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट इंपोज की। पाकिस्तान के करप्ट तरीन बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बैठा दिया। 60% कैबिनेट जमानत पे है, 60% कैबिनेट चोरी के ऊपर जमानत पे है। चोरों को ऊपर बैठा दिया, जिन्होंने आके आते साथ ही अपने करप्शन केसेस खत्म करने शुरू किए। 1100 अरब रुपए के जो आपका पैसा था वो इन्होंने माफ करवाने शुरू कर दिए। कौम को धकेल दिया है पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई में। कौम को धकेल दिया है जो 6% पे, अभी हमाद ने बताया, 6% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। 4 फसलें रिकॉर्ड परफॉर्मेंस थी एग्रीकल्चर में। वो इकोनॉमी उन्होंने उठा के आज आपने, पता नहीं, अगर वो होता मैं आपको दिखाता कि शहबाज शरीफ अभी अमेरिका गया हुआ है। अगर आप ये सिर्फ सुने एक इंटरव्यू देख लें इसका। एक कोई ब्लूमबर्ग में खातून इससे इंटरव्यू कर रही है। अगर वो होता तो मैं ये इंटरव्यू आपको दिखाता। या पता नहीं आया या नहीं इनके पास। उसे सुने उस औरत को जो एंकर है टीवी की, उससे कह रहा है कि खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो। कहता अगर आपने पैसे ना दिए हमारा दिवालिया निकल जाएगा। वो आगे से वो कहने की कोशिश करती है मैं तो टीवी एंकर हूं। वो कहता फिर अपनी चैनल के जरिए लोगों को बताओ कि हमारा दिवालिया निकल जाए, खुदा के वास्ते हमें बचा लो। तो वो मुल्क 5 महीने पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो इन्होंने पब्लिश की है, जिसके अंदर 17 साल के बाद पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, वो मुल्क का आज प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जी हम अपने कर्जे नहीं वापस कर सकते, हमारा दिवालिया निकल गया है, खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो। वो भी आपने नहीं सुना उसका कहीं कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं। तो गवर्नमेंट कॉलेज देखें, ये अगर इन लोगों को हम अपने ऊपर तस्लीम कर लेते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मुल्क अपनी आज़ादी राय हक पे खड़ा नहीं होता, नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करता,
तो अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। कौमें रहती नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान टूटा। हमने ईस्ट पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया। हमने उनको जिस तरह रखा, ईस्ट पाकिस्तान में यूनानिमस थी वोट 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने की। 99% ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी थी। हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। वो हमारे से मुल्क, मेरी जिंदगी में मुल्क टूटा। और अब अगर ये चोर हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, जिनके लीडर बैठे हुए हैं बाहर, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान आते हैं, हुकूमत करके लूट के पैसा फिर बाहर चले जाते हैं। किसी कौम, कोई मुझे एक मिसाल बना दे मुल्क जिसके 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बाहर बैठा हुआ है, बेटे कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, क्योंकि वो बता नहीं सकते कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज किधर से आई उनके पास, तो कहते हैं हम बरतानिया शहरी हैं। अब जो आ रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन इसहाक डार, याद रखें कि इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी। नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए हैं, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था, मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया और कहता मैं इलाज करवाने गया हूं। वो 3.5 साल से इलाज हो रहा है, वो अभी तक नहीं पता किस चीज का इलाज है। अब वापस आ रहा है और वापस आ रहा है डील के तहत। यहां डील्स होती हैं चोरों के साथ, एनआरओ दिया जाता है चोरों को, इसलिए चोरी खत्म नहीं होती, इसलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग रुक नहीं सकती। तो अब वो वापस आ रहा है। मैं आज सारी कौम को पूछता हूं, क्या हमने ये तमाशा भेड़ बकरियों की तरह देखना है या इंसान बन के राय हक पे खड़ा होना है, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ? और अभी एक पहले विकी लीग से शुरू हुई थी बात, फिर डॉन लीग्स आई, अब एक नई ऑडियो लीक्स आ गई है। मैं जरा मोटी मोटी चीजें, पहले तो ऑडियो लीक्स में एक चीज सामने आ गई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। उनसे पूछ रहा है, नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। और ये वो इलेक्शन कमिश्नर है, मैं 3 साल कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान में ईवीएम मशीन्स इलेक्शंस में इस्तेमाल की जाए। ईवीएम मशीन का क्या मतलब है कि 90% धांधली करने के तरीके ईवीएम मशीन की वजह से खत्म हो जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। इस आदमी ने नवाज शरीफ के कहने पे और जरदारी के कहने पे, जिन्होंने जाली वोट्स बनाई हुई हैं, इन्होंने ईवीएम मशीन्स नहीं आने दिए। तो आज तो अगर इस पे थोड़ी सी भी, ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे। लेकिन क्योंकि इसमें शर्म और हया नहीं है तो इसको हमें रिजाइन करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज, मरियम ने भी एक बहुत बड़ी डबल पीएचडी ली हुई है झूठ बोलने की। लंदन तो छोड़ो, मेरी तो बेचारी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो बाद में पता चलता है, भाई कहता है ये जो 4 बड़े बड़े मेफेयर के महलात हैं, इसकी मालिका मरियम है। तो अब वो कह रही है, शहबाज शरीफ को ऑडियो लीक्स में आता है कि हिंदुस्तान से
पावर जनरेशन की मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने हिंदुस्तान में के सारे ताल्लुकात तिजारत के बैन कब किए थे? जब इनने कश्मीरियों की राइट्स की वायलेशन, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की वायलेशन करके 5 अगस्त 2019 इन्होंने कश्मीर की स्टेटहुड ले ली। तब हमने ताल्लुकात तोड़े थे। अभी तक ताल्लुकात टूटे हुए हैं, लेकिन दमाद, मरियम का दमाद वहां से मशीनरी बुला रहा है और प्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम क्या कह रहा है? तरीका बता रहा है कि इसको किसी और मुल्क से ले आओ, यानी बजाय गलत उसको कह के ना लेके आओ, तरीका बता रहा है कि किसी और तरीके से लेके आओ। फिर एक ग्रिड स्टेशन इसकी दमाद की हाउसिंग सोसाइटी में लग रहा है। अब ग्रिड स्टेशन वो कह रहा है कि फिक्र ना करो, हमने उसको एक तरीका निकाला है कि वो बजाय हाउसिंग सोसाइटी ग्रिड स्टेशन बनाएगी, क्योंकि ये डिमांड है। और ग्रिड स्टेशन 70 करोड़ का बनता है। अब वो क्या करेगा? उन्होंने कहा फिक्र ना करें, हम ऐसे करेंगे कि पाकिस्तानी कौम टैक्स पेयर पैसा देगी 70 करोड़ का, यानी आपके पैसे से वो बनेगा। ये आ रहा है, ये ऑडियो लीक्स में है। और फिर ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है कि इमरान खान को, वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, फिक्र ना करें कि तोशा खाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन। इसलिए आज सबको गवर्नमेंट कॉलेज, देखिए आप नौजवान हैं, गर्मी में आप बैठे हुए मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आखिर में बात ये ख़त्म करता हूँ कि कौमें, जो कौम हक और सच पे नहीं खड़ी होती वो कौम का मुस्तकबिल नहीं होता। जो कौम अमर बिल मरूफ, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो, जब एक कौम में अच्छे और बुराई की तमीज़ ख़त्म होती है, कौम मर जाती है। ये मैं नौजवानों को इसलिए कह रहा हूं कि जितनी भी बड़ी मूवमेंट्स हैं, जब भी इनकलाबी मूवमेंट्स दुनिया में शुरू होती हैं, जिस तरह तहरीक पाकिस्तान थी, उसमें नौजवानों ने लीड की थी, यूथ ने लीड की थी, आप जैसे नौजवानों ने लीड की थी। ये जो अब हकीकी आज़ादी की तहरीक है, मैं अपने सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, नौजवान, तालिब इल्म, मैं चाहता हूं आप सब इसमें शामिल हो, अपनी फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। मैं जब यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में था, सारी यूनिवर्सिटी पॉलिटिसाइज थी। जो भी कुछ होता था यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट होता था। ये जो वियतनाम के अगेंस्ट मूवमेंट चली थी, एंटी वॉर, यूनिवर्सिटीज में चली थी। अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चली थी, यूनिवर्सिटीज में चली थी। यूनिवर्सिटीज फोर फ्रंट होते हैं राय हक पे खड़े होने के लिए, इंसाफ के लिए, हकूक के लिए। आज आप सब तैयारी कर लें। मैंने इनके खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इनका मुकाबला करूंगा और इंशाल्लाह आपको जीत कर दिखाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं गुजारिश करूंगा मेहमान ख़ुसूसी जनाब इमरान खान साहब से कि वो लोग जिनकी अनथक मेहनतों से आज का दिन ये मुमकिन हुआ, मैं पहले बुलाऊंगा DG ई गवर्नर